नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2022 के लिए पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये पॉलिटी का मास्टर वीडियो है। और कितने क्वेश्चन इस वीडियो में है टोटल, तो 200 प्लस इस वीडियो में टोटल आपके क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि बीपीएससी जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता है। तो जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर को ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जो है जो दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया जाता है। और आज़ादी के पूर्व तक जो है, आज़ादी के पूर्व मतलब आज़ाद भारत कब होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी के पूर्व तक जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहें। लेकिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो हम लोगों ने जो है इस 15 अगस्त को मनाने लगे स्वतंत्रता दिवस। जबकि जो ये 26 जनवरी था, हम लोग पहले मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इसे अब हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। और जो 26 जनवरी है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, सारा कुछ समझ गए होंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का संविधान है उसमें, जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ा गया। तो जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था से। और 10वां जो अनुसूची है दल बदल है। 11वां पंचायती राज है। और 12वां आपकी नगर निगम है। जो आपके 11वां पंचायती राज है उसमें कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय शामिल है, इसे लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। और 12वां आपके है नगर परिषद, इसे बोलते हैं नगर निगम। उसमें कितना विषय शामिल है? तो उसमें 18 विषय शामिल है नगर निगम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो है 450 से अधिक आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर जो दिया गया है 400 से अधिक आर्टिकल्स, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है भारत के संविधान में 450 आर्टिकल से अधिक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान में है उसमें आप बहुत जगह देखिएगा क ख ग करके लिखा गया है। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में बाद में संविधान के संशोधन करके उसमें लिखा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। जो संघीय सूची है उसमें कितना विषय है? तो इसमें 97 विषय हैं। अब वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में इसमें 98 विषय है। उसके बाद है राज्य सूची, तो राज्य सूची में कितना विषय है? तो राज्य सूची में आपके 66 विषय है। कितना? 66 विषय है। अब वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में आपके 52 विषय है। उसके बाद है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो 47 है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पथ निरपेक्ष है। ठीक है, पथ निरपेक्ष। तो पूछा जा रहा है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, तीसरा में आपके आएगा पथ निरपेक्ष, चौथा में आपका आएगा प्रजातांत्रिक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 3 शब्द जोड़ा गया। ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और तीसरा आपके है अखंडता। ये तीनों शब्द लिख लीजिएगा, फिर से बोल देते हैं, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द को आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये 3 शब्द। नेक्स्ट है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत है। ठीक है, साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि आर्टिकल 368 के तहत जो है अगर नया राज्य बनाया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देख लीजिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, उसके बाद है कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता भारतीयों को भी है और विदेशी को भी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल आपके भारतीय को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन है? 1 और 3, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 1A के तहत जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना जो है सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो कौन सा आपके इसमें सूचीबद्ध है ये देख लीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो सही है। सबसे पहले जो आपके भाग 4 है ये किसके लिए है? तो डीपीएसपी, इसमें क्या है? डीपीएसपी है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, तो उसमें क्या लिखा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। सही बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये सही है, डीपीएसपी में है। उसके बाद आपका है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, ये भी सही बात है। छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं है। ठीक है, छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समान कार्य के लिए समान जो वेतन है ये किस अनुच्छेद में है? तो 39 घ में है, 39 घ में है। असमान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। छोटे परिवार का मापदंड किसी भी आर्टिकल में नहीं है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, फिर से बोल देते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो है कितना दिन तक मैक्सिमम खाली रह सकता है? तो 6 माह के अंदर जो आपको चुनाव कराना होगा, तो इसका मतलब कि 6 माह तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 13वां है। 14वां क्रम के रूप में कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। और 15वां कौन थे? 15वां आपके हैं रामनाथ कोविंद, क्रम के अनुसार। ठीक है, अगर व्यक्ति के अनुसार पूछा जाएगा, व्यक्ति के अनुसार, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं
12वें नंबर के व्यक्ति थे राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, जो बनी थी। और 13वें नंबर के कौन है, तो प्रणब मुखर्जी। और 14वें नंबर के कौन है, तो 14वें नंबर के आपके हैं श्री रामनाथ कोविंद। व्यक्ति के रूप में था, ठीक है, ये व्यक्ति के रूप में था और ये क्रम के रूप में था। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देते हैं, जब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। जैसे ही राष्ट्रपति सहमति देते हैं वो अधिनियम बन जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल और एक्ट में क्या अंतर है, तो जब तक राष्ट्रपति जो है बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं वो एक्ट नहीं बनता है, ठीक है, वो एक्ट नहीं बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में हैं, तो क्रमांक में 13वें नंबर के हैं, ठीक है, और 14वें नंबर के भी यही थे। और 15वें नंबर के कौन हैं, अभी 15वें नंबर के आपके हैं श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के रूप में आइए। व्यक्ति के रूप में जो है किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो व्यक्ति के नंबर में आपके 12वां थे। और व्यक्ति के रूप में 13वां कौन है, तो वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू। ये दोनों में आप फर्क करना सीख जाइएगा, ठीक है। इसे बार बार एक दो बार आप यहाँ पर जो है वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है, महान्यायवादी ले सकता है, अटॉर्नी जनरल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल कोई तय ही नहीं किया गया है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके कार्यकाल तय किया गया है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन भत्ता राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं, ठीक है, 13वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो चारों कथन को आप पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो सही बात है, शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं हो सकती है, तो दूसरा गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो सही बात है, लौटा सकती है। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती है, लोकसभा से होती है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है,
केवल लोकसभा में। और किसी भी बिल को धन विधेयक कौन बताता है कि ये बिल धन विधेयक है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। जो हमारा आधार बिल था वो धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा अनुदान बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 तारीख को मान लीजिए कोई सरकार का गठन हो जाता है और बजट पेश होगा 30 तारीख को, तो उसको 30 दिन सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए सरकार को, बिना पैसा के सरकार तो चलेगी नहीं। तो सरकार जो है लेखा अनुदान के तहत जो है अग्रिम राशि मंजूर कर लेती है 30 दिन सरकार चलाने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है और इसमें आपके टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के होते हैं, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि लोकसभा के विपक्षी पार्टी के सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं। ये परंपरा है, कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है, तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकती है, ये गलत है। कोर्ट मार्शल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो सही बात है। तो सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जज हैं इनकी रिटायर की उम्र सीमा कितनी है? तो 62 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की 65 है, सुप्रीम कोर्ट की 65 है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में चालित मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। भारत में जो है चालित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो किसका मानस पुत्र है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि इसका शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था, तो के.जी. बालकृष्णन के द्वारा, ठीक है, के.जी. बालकृष्णन के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। जो वोट देने की उम्र है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगर लोकसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर कोई पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है मुखिया का, तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। विधायक का चुनाव 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CDP इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद होता है NES, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC मतलब राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुझाव कब दिया था, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। तो कौन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए। त्वरित निर्णय, ये आपके सही है। लचीलापन, ये भी सही है। बड़े देश के लिए आदर्श, ये गलत है। जो केंद्रीय व्यवस्था होता है छोटे देश के लिए आदर्श होता है। कानून की एक रूपता, तो ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिए कि जो भारत का प्रशासन कैसे है कि भारत का प्रशासन यहाँ पर आपके केंद्र है और केंद्र के नीचे बहुत से राज्य हैं और हमारे राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की है। बलवंत राय मेहता ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए कि सबसे ऊपर में केंद्र है, उसके नीचे कौन है, स्टेट है, उसके नीचे स्टेट है और स्टेट के नीचे कौन है, पंचायत है। स्टेट के नीचे क्या है, पंचायत है। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति जो है सब में बटा हुआ है। कुछ शक्ति केंद्र के पास है, कुछ शक्ति राज्य के पास है और कुछ शक्ति जो है नीचे वाला पंचायत है उसके पास है। ठीक है, लोकल प्रशासन है उसके पास है। तो इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण, जो है ना, पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सिर्फ रहता है यहाँ पर सेंटर ही, बाकी ये दोनों रहता ही नहीं। तो इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण। अगर जो नहीं समझे होंगे, जो कभी अगर नहीं समझे होंगे अभी तक, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, हम जो बोले हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो जो अशोक मेहता समिति है उसने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक मेहता है समिति, इसका गठन 1977 में होता है और अपनी रिपोर्ट कब देती है, 1978 में जो है अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। केवल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, केवल प्रशासनिक अधिकारी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना उसे हम हटा देते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका रखते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होने से क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने कंट्री हैं, तो 5 कंट्री है। उसमें फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, USA है और रूस है, जबकि जर्मनी नहीं है। ठीक है, जर्मनी नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, UPSC भी पूछ चुका है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब UPSC देखे 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। तो जो चीन की समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई, तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब की गई। तो 1 दिसंबर 1965 की BSF की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है BSF की,
तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि हमारा संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे संविधान के कुछ ही अनुच्छेद जो हैं लागू हुए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना में भारत को जो है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है, हम भारत के लोक शब्दों से, इसीलिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए, ठीक है। जनता जो है सरकार को चुन भी सकती है और सरकार को बदल भी सकती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 के तहत जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है तो सारे शक्ति सेंटर के पास चली जाती है, उस समय एकात्मक हो जाता है, ठीक है, उस समय एकात्मक हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून से कब आता है? 1985 में आता है, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। और किस संविधान संशोधन के तहत आता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, 52 संविधान संशोधन 1985। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत आता है। तो जो भूमि सुधार है राज सूची के अंतर्गत आता है, राज सूची के अंतर्गत आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो गलत हो जाएगा, डी वाला आपके गलत है, बाकी तीनों सही है। जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित, भारत में सम्मिलित कर लिया उसके द्वारा, जैसे कि सिक्किम को हम लोग भारत में मिला लिए हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर कब करते हैं? तो 12 नवंबर 2019 को। ये लागू कब होता है? तो लागू होता है 10 जनवरी 2020 को। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ये सही है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज, ये गलत हो जाएगा, एक राज नहीं। सभी के लिए एक राज, ये भी गलत हो जाएगा। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक, ये भी गलत है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। तो डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान है कितने प्रकार के मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को देता है। तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पहले था, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी फंडामेंटल राइट है। जबकि जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया है। और संपत्ति का जो अधिकार है अभी कहाँ पर है, 300A में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्ट मास्टर्म भी कहा जाता है। तो बोला जाता है उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों को बोला जाता है। तो ई इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन जो बीपीएससी है इसका आंसर आपको डी दिया है। ठीक है, तो जिनको अगर डी मारना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो डी भी मार सकते हैं, ऐसे इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय बोला है। संवैधानिक उपचारों में जो है अधिकार परीक्ष को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उसके बाद है कि यह एक कार्रवाई है, अधिकार परीक्षा यह एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। उसके बाद है उत्प्रेषण। इसके अतिरिक्त जो है उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें निर्णीत न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बीपीएससी तो आपको दिया है डी, लेकिन होना चाहिए इसका आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है डीपीएसपी के तहत की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल में है पंचायती राज है। तो आर्टिकल 40 में है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आर्टिकल 40 आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है किस प्रकार जो है फंडामेंटल राइट से अलग है। तो आपको याद रखना है कि जो डीपीएसपी है उसका सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो फंडामेंटल राइट का जो सिद्धांत है प्रवर्तनीय है। सिंपल से कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी का अगर सरकार हनन कर देती है या जो कुछ आपके डीपीएसपी में लिखा गया है सरकार उसे लागू नहीं करती है, तो आप कोर्ट में जाके नहीं बोलिएगा कि जो सरकार है मेरा डीपीएसपी लागू नहीं कर रही है। जबकि सरकार अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर देती है या आपका फंडामेंटल राइट लागू नहीं करती है, तब कोर्ट में जाइएगा और बोलिएगा कि मेरा फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो गया है, तो कोर्ट जो है सरकार पर कार्रवाई भी कर देगी। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है सरकार पर कार्रवाई कोर्ट नहीं कर सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो स्वर्ण सी कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं।
इसका मतलब एक जो है मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? अब 11 आचार आदेशों हो गए, मतलब कि 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 11वां कब जोड़ा गया है? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आपको सारे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है। जब भी कोई बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जो है प्रेसिडेंट है उनके पास जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जब तक वह एक्ट नहीं बनता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें गलत दिया गया ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। और फिर से बोल देते हैं, इसे लिख लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। कभी आपको हम इस प्रणाली को समझाएंगे, इसका करीब 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और आपको जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके बारे में हम जरूर समझाएंगे आपको। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो गलत बात है। लोकसभा के द्वारा, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी गलत है। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग के माध्यम से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। फिर से बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। मनोनीत मेंबर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक जो सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव होता है। ठीक है, एक आईएएस होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो तीनों के आधार पर किया जा सकता है। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो हथियार बंद विद्रोह है इसे सशस्त्र विद्रोह भी बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 352 में है। जबकि आर्टिकल 356 में क्या है? तो आर्टिकल 356 में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लगाया नहीं गया है।
नेक्स्ट है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर। गवर्नर अगर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मतलब कि संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है, तो राज्यों के गवर्नर को देता है आर्टिकल 164(1) के तहत। ठीक है। उसके बाद है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तो ये भी सही बात है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का भी अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, तो बी वाला अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 123 में। ठीक है, आर्टिकल 123 में। जबकि जो गवर्नर होते हैं राज्य के, वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है। और अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये संसद हटा सकता है। ठीक है, संसद हटा सकता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो बिहार से थे, और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन आपके इसमें असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो सही बात है, होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो सही बात है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसे वेतन भत्ता मिलता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो गलत बात है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य करते हैं वोटिंग के माध्यम से, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। जबकि डी में है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो सही बात है, थे, तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला गलत हो जाएगा। आप लोग देखिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखा कीजिए, अगर कहीं हमसे कभी कभार अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2005 में पूछा गया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का है। ठीक है, केंद्रीय सरकार का है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। अच्छा क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करता है या करती है? तो विधायिका के अधीन रहकर काम करती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विधायिका है, विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में भी आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो आपके विधायिका के सदस्य होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो आपके कार्यपालिका है विधायिका के अधीन काम करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है तो गलत है। विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं तो ये भी गलत है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। तो इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं, तो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है किस आर्टिकल में जो है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो आर्टिकल 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित करेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 76 में क्या है, आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। और आर्टिकल 356 में क्या है, तो आर्टिकल 356 में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन आपके परामर्श देता है। तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है वो आपको अटॉर्नी जनरल बन सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है अटॉर्नी जनरल की, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एडवोकेट जनरल है किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 165 के तहत है। इसकी नियुक्ति कौन करता है एडवोकेट जनरल की, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है एडवोकेट जनरल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो किस वर्ष में हुआ, 1956 में। ठीक है, 1956 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 75(1) के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो अगर लोकसभा का मेंबर चुना जाना है तो कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर विधानसभा का मेंबर चुना जाना है तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यसभा में जाना है तो 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। न्यूनतम उम्र तो 25 वर्ष। लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, एक सेकेंड, नहीं सेम नहीं है, अलग अलग समय पूछा गया। 2018 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों एक तरीके से सेम ही क्वेश्चन है, आपको दिखाने के लिए शायद दिया गया होगा कि देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल ही क्वेश्चन रिपीट होता है।
नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो आपको ध्यान रखना कि अगर 100 वोट मिलता है, ठीक है, 100 वोट अगर पड़ता है जिसमें से 20 वोट जो है ख़राब है और 80 वोट जो है अच्छा है, तो 80 वोट में से जो है 1/6 वोट जो है लाना होगा किसी कैंडिडेट को जमानत जब्त होने से, ठीक है, जमानत जब्त होने से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 1/6, तो 1/6 किसी में है कि नहीं, 1/6 किसी में यहाँ पर है कि नहीं, नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, 1/6 आपको याद रखिएगा, ठीक है, 1/6 याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक, ठीक है, 2026 तक यथावत रहेगा, इसमें कोई फेरबदल अभी नहीं होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो देख लीजिए राज्य विधानसभा बोला गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है और मणिपुर में भी 60 सीट है और मेघालय में भी 60 है, जबकि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपके 68 सीट है। कितना सीट है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीट है, तो सबसे अधिक सीट यहाँ पर हो जाएगा आपकी हिमाचल प्रदेश, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास थी, है नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को इसलिए सेट किया गया है ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आपको पता हो कि 104 में 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है अब जो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो संविधान संशोधन है इसे आपको याद रखना है, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसे अब क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसे याद रखिएगा, पूछा जाएगा पक्का है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 330 के तहत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये सही, सबसे ज़्यादा सही जो ये है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, ये गलत है। स्पीकर के द्वारा ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये सही है, ठीक है, तो बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1995 में पूछा था और ये पूछा आपके 98 में पूछा गया, 97 98 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो लोकसभा के कम से कम जो है 6-6 महीना में 2 सत्र बुलाया जा सकता है, 6-6 महीने में जो है 2 सत्र तो बुलाना अनिवार्य है, ठीक है। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2 सत्र, ठीक है, तो कम वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का 80 है, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कितना है, तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का सीट आपके 48 है, ठीक है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसका कितना है, तो वेस्ट बंगाल का आपकी 42 है। जो बिहार है, बिहार अपना बिहार का कितना है, 40 है, ठीक है। तो कौन सबसे अधिक प्रतिनिधित्व, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आपके 40 हो जाएगा, वेस्ट बंगाल जो है 42 हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है
ये आपके हो जाएगा 29, ठीक है 29, इसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन जो है कौन से राज्य जो है दूसरे और तीसरे पर हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पर आपके हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के 48 है, और जो पश्चिम बंगाल है उसका 42 है, और जो बिहार है उसका 40 है। तो यहाँ पर आपके जो पश्चिम बंगाल नहीं है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मध्य प्रदेश है उसका 29 लोकसभा में सीट है, और तमिलनाडु के 39 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का सीट लिख लीजिएगा, ये सारे सीट जरूर लिख लीजिएगा जितना आपको हम लिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। शुरू कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था। और कब तक चलता है, ये चलता है आपकी 21 फरवरी 1952 तक। इन डेट लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। और कितने सीटों पर आपके चुनाव हुआ था, तो 489 सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक है 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को जो है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो किस आधार पर दिया जाता है, तो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, ठीक है उनकी जनसंख्या के अनुसार दिया जाता है। जिस भी राज्य की जितनी जनसंख्या रहेगी उसके उतने आपके राज्यसभा में मेंबर भेजे जाएंगे। जबकि अमेरिका में जो सीनेट है वहाँ पर हर राज्य की मेंबर फिक्स कर दिया गया है 2, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऐसा नहीं, भारत में फिक्स नहीं किया गया है, जनसंख्या के हिसाब से बढ़ते घटते रह सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य के बारे में बोला जा रहा है, पूछा जाएगा कि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है कि नहीं। तो राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, ठीक है राज्यसभा अस्थायी सदन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, पूछ ही दिया, अगला क्वेश्चन पूछ ही दिया आपसे इस चीज़ को कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत बात है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए, ठीक है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इसमें है आपका साहित्य है, उसके बाद विज्ञान है, कला है, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में मेंबर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं उनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदन कौन है, तो लोकसभा है और राज्यसभा है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो गलत बात है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, तो ये भी आपकी गलत है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर पावर होता है संविधान संशोधन विधेयक पर, ठीक है। उसके बाद है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो सही बात है। तो 4 वाला सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है चारों में से कौन आपके सर्वोच्च है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान है, ठीक है, हमारा संविधान है। ना तो संविधान से कोई बड़ा है, अगर संसद भी है तो संविधान के अनुसार ही संसद भी काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है। और 22वां राज्य का दर्जा मिला था, 22वां राज्य का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके? तो गलत है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ये भी गलत है। राज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 213 के तहत। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, तो ये भी गलत है। संसद जो है साधारण बहुमत के माध्यम से जो है नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर संसद चाहेगी तो बिहार को 2 भागों में तोड़ देगी साधारण बहुमत के माध्यम से, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। एम.एन. वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि तो फरवरी 2000 में गठित किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 31 मार्च 2002 को, ठीक है, 31 मार्च 2002 को अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, तो गलत बात है, अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, तो ये भी गलत है। भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, अनुच्छेद 124 में। वर्तमान में आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 33 + 1, ठीक है, टोटल आपके 34 जज हो जाएंगे। 33 आपके जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, टोटल आपके 34 हो जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र है 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। जबकि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके सेवानिवृत्ति का उम्र कितना है? तो 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का पूछा जा रहा है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है। अगर बोलेगा केंद्र का तो केंद्र का हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र का हो जाएगा राष्ट्रपति। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा।
एक तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल जो होते हैं राज्य में बने रहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ये गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद, ये भी गलत है। विधानसभा एवं राज्यपाल, ये भी गलत है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इनका अस्तित्व है, तो सबसे ज़्यादा सही कौन है? 4 वाला आपके सही है, तो 4 किस में है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो संसद का निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है। ठीक है, विधान पालिका परिषद है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान सभा के जो है 1/3 मेंबर होते हैं विधान परिषद के। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो केंद्रीय संसद के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय संसद के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अभी विधान परिषद नहीं है, तो जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। अगर संसद उसे पारित कर देता है तो छत्तीसगढ़ में जो है विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अगर समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया है तो समाप्त हो जाए, उसका समापन हो जाएगा विधान परिषद का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधान परिषद लाना चाहता है, तो छत्तीसगढ़ को क्या करना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा के मेंबर लोग हैं, सदस्य हैं, वो विशेष बहुमत के माध्यम से जो है विधान परिषद के बारे में पारित करेंगे कि हाँ विधान परिषद जो है हम छत्तीसगढ़ में लाना चाहते हैं। अब पारित करके किसको भेजेंगे? संसद को। संसद अगर उस जो इन लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा था कि उस प्रस्ताव को अगर संसद पारित कर देता है तो छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा? विधान परिषद आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, केवल बिहार में है। ठीक है, केवल बिहार में। और कितने सीट हैं? 75 सीट हैं। ठीक है, 75 सीट हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन राज्यों में है? तो बिहार है, और बिहार के भाई उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र के भाई कर्नाटक है, उसके बाद तेलंगाना है, और तेलंगाना का भाई आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का भाई तेलंगाना है। ठीक है, ये 6 वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है आपके अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसे त्याग पत्र देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति तलाक 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 3 बार बोलता है तो एक तरीके से कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फैसला कब आया था? 1994 में ये फैसला आया था। रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बीच में ये केस था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर
प्राथमिकता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 13 प्रदान करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि अगर कोई फंडामेंटल कोई कानून बनाती है संसद, अगर मान लीजिए कि इसमें 3 पॉइंट लिखा गया है इस कानून में, 1 2 3, जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, तो आर्टिकल 13 के तहत जो है जो तीसरा पॉइंट है शून्य घोषित हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 और 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा विषय है देख लीजिए। कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, रक्षा केंद्र सूची का विषय है, जबकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया, तो अपना प्रतिवेदन ये जमा किया था 1987 में। इसका गठन कब किया गया था सरकारिया आयोग का, तो जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में। ठीक है, जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचायतों के चुनाव किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 में संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। साथ में आपको याद रखना है कि संविधान के किस अनुसूची में जो है पंचायती राज है, तो 11वां अनुसूची में जो है पंचायती राज है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसका विषय है, तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 243 जी के तहत ये पूछा गया है 2020 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज है ये 11वां अनुसूची में है। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, जबकि 12वां विषय जो 12th है उसमें कौन सा विषय है, नगर निगम है, और यहाँ पर कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर जोड़ सकते हैं 9 2 11, तो 11वां अनुसूची। ठीक है, इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है, तो ग्राम पंचायत का निर्माण। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक है। और 51 ए में क्या है, 51 ए में मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, तो सही बात है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, तो ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, जो पंचायती राज है उसका प्रधान लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, ये गलत है। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये भी गलत है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये सही बात है। ठीक है, ये आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर केंद्र सरकार हो गई। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि आपकी केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार क्या किए
कि बहुत से जो राज्य हैं उनको शक्ति दिया गया, उसके बाद जो है राज्य हैं आपके जो पंचायत है उसको शक्ति देंगे, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो किसकी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। ठीक है, स्थानीय जनता की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो सारे सही है। ठीक है, जो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण तो करता ही है, साथ में लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ाता है और सामुदायिक जो विकास है उसे भी करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, मतलब कि विकेंद्रीकरण का इसमें से कौन सा जो एक है विशेषता नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा विशेषता नहीं है। स्वायत्तता विशेषता है, लोक सहभागिता ये भी आपकी विशेषता है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना है। ठीक है, नहीं जगाना नहीं है, तो आपके सी वाला गलत हो जाएगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये भी बनाना है। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, ये किया गया था आपके अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक जो मेहता कमेटी है इसका गठन कब किया गया था? तो 1977 में। और अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में अशोक मेहता कमेटी अपनी रिपोर्ट दी थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, ये कब पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, और उसके बाद जनोपयोगी सेवा ये भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है, ये आपके कार्यपालिका का काम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज जो प्रणाली जो है वो आपके राज सूची का विषय है। ठीक है, राज सूची का विषय है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% को वैध किया है? तो आपको याद रखना है, बिहार भी आरक्षण दिया है 50% पंचायती राज में, उत्तराखंड भी दिया है, मध्य प्रदेश भी दिया है, हिमाचल प्रदेश भी दिया है, चारों दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी राज्य हैं उनके बारे में लिख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, कर्नाटक है, पंजाब है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है एवं त्रिपुरा है। ठीक है, एवं त्रिपुरा है। इन राज्यों को आप लिख लीजिएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ था, बिल से। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब प्रस्तुत किया गया था बिल? तो 1989 में राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा। इसमें था कि लोकसभा तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, जिसके कारण ये बिल जो है लैप्स कर गया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992,
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगर निगम को संवैधानिक मान्यता दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, दोनों लिख लीजिएगा। जो पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और नगर निगम में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, गलत है। केवल राज्यसभा में, गलत है। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान संशोधन पर आपको बता चुके हैं कि संविधान जो संशोधन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर पावर होता है, ठीक है, दोनों को बराबर पावर होता है। जबकि जो धन विधेयक है, धन विधेयक में लोकसभा की पावर ज़्यादा होता है, जबकि राज्यसभा का पावर नहीं होता है, ना कि बराबर पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो 1951 में लाया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। तो जो 9वां अनुसूची है 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1951 में जोड़ा गया था। जो 10वां अनुसूची है 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में। और 11वां और 12वां अनुसूची 1992 को जोड़ा गया था, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहेब कालेकर, ठीक है, काका साहेब कालेकर थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को। और जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति किसके द्वारा बनाया गया था, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो इसका M3 है, ठीक है, M3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। फिर से बोल देते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले पर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक तीनों सेम वरीयता में आते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक देखिए, जो भी वीडियो नहीं देखे हैं हिस्ट्री का और जो पॉलिटी हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए हैं, और जो पॉलिटी का भी वीडियो नहीं देखें जाकर आप लोग पॉलिटी का वीडियो पूरा देखिए और हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखिए, आपको एग्जाम में जो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। करीब आपको अगर पूरा जितना हम लोग का सीरीज आएगा, अगर आप पूरा सीरीज देख लेते हैं तो 80 से 90 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से, ठीक है। आसपास आपसे वहाँ से पूछा जाएगा, कभी उसका ऑप्शन पूछ देगा, कभी जो ऑप्शन था उसको क्वेश्चन बना देगा। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।